हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोगों को एनसीईआरटी कहें या फिर आप लोग अपने बिहार स्टेट बोर्ड की बुक के नाम के बारे में बताएं, एससीईआरटी। तो दोनों बुकों में प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर आप लोगों का क्लास, अगर एनसीईआरटी की बात करें तो क्लास 7th और क्लास 8th में आपको देखने को मिल जाएगा, और दोनों में आपको 15वां अध्याय देखने को मिलेगा। और एससीईआरटी में अगर बात करें तो वो क्लास 6th और क्लास 7th में आपको लाइट चैप्टर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों चैप्टर जो क्लास 6th क्लास 7th का है या फिर क्लास 7th क्लास 8th का है एनसीईआरटी का, वो आज की वीडियो में पूरा पूरा कवर कर लिया जाएगा। हो सकता है 15-20 मिनट की वीडियो बन जाए, क्योंकि दोनों चैप्टर साथ में कवर किया गया है। पहले बेसिक चीज़ें देखेंगे, फिर क्लास 8th की थोड़ी सी उससे स्टैंडर्ड चीज़ें देखेंगे, और जल्दी मैं आप लोगों के लिए एक मैराथन क्लास लेने वाला हूं, जिसमें आप लोगों को मैं साइंस के लगभग एक वीडियो में कम से कम 10 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिएगा। और आज की क्लास आप लोगों के बीपीएससी के अगर टीयर 2 एग्जाम दे रहे हैं क्लास 6 से क्लास 8th के लिए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि इस चैप्टर से न्यूमेरिकल भी बनते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश की दिशा को परावर्तित करने की विधि यह है कि इसे किसी चमकदार पृष्ठ से आप लोग उस पर चमकदार पृष्ठ पर डालेंगे अगर लाइट को, तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होगी वो। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है स्टेनलेस स्टील। आपने चम्मच देखा होगा, स्टील के कोई बर्तन देखे होंगे, तो वहाँ पे अगर लाइट मारते हैं आप तो चमकता है वो। देखे होंगे आप लोग 100% अपने जनरल लाइफ में भी इस चीज़ को देखा होगा। इस बात की चमकदार चम्मच प्रकाश की दिशा को परावर्तित कर सकती है। जल का पृष्ठ भी दर्पण की भांति ही यहाँ पे कार्य करता है तथा प्रकाश के पथ को बदल सकता है। यहाँ पे बदल देगा तो यानी कि उसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। दर्पण द्वारा प्रकाश की दिशा का यह परिवर्तन प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जो प्रकाश की दिशा को हम बदल देते हैं, उसी को प्रकाश का ये जो परावर्तन होता है, उसकी दिशा बदलती है, इसी को क्या कहते हैं, हम परावर्तन कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिबिंब को सीधा प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण किसी बिंब का समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए आप लोग। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए, अवतल दर्पण कैसा होता है, ऐसा होता है जिसके इस साइड का चमकदार, इसको चमकदार बना दिया जाता है, जिससे यहाँ पे जब लाइट आती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, अवतल दर्पण इस तरीके से बनता है। अगर अवतल दर्पण की बात की जाए तो प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो बिंब से छोटा या बड़ा दोनों हो सकता है, यानी कि जो हमारा रियल इमेज है, रियल हमारा जो साइज है, उससे बड़ा भी बन सकता है, उससे छोटा भी बन सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी, यानी कि रियल और इमेजिनरी दोनों यहाँ पे हमारी जो इमेजेस हैं वो बन सकती हैं अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण का अगर प्रयोग की बात की जाए तो यहाँ पे डॉक्टर लोग जो आँख की चेक करते हैं, आँख, नाक, कान, गला, ये सब सारी जो चेक होते हैं वो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अगर यहाँ पे आगे बात करें दंत विशेषज्ञ, यानी कि जो डेंटल डॉक्टर होते हैं, दांत के डॉक्टर होते हैं, उनके द्वारा भी अवतल दर्पण का उपयोग दांतों को का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, क्योंकि आपके मुंह में दांत छोटा सा है, अगर उतने छोटे में आपके दांत में क्या प्रॉब्लम है देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो वहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जिससे उसकी इमेज बड़ी हो जाती है और उसको आसानी से वो लोग देख पाते हैं। टॉर्च में, कारों में, स्कूटर के जो आगे की लाइट होती है, हेडलैम्प होता है जिसको कहते हैं, उसके देखे होंगे लाइट जो रहती है उसके पीछे चिकनी सतह होती है जिससे रिफ्लेक्शन आता है, वो भी यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, स्कूटरों के बारे में अगर पूछा जाए या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में पूछा जाए, जिसके साइड मिरर में जो आपकी गाड़ी की आगे हिस्से में होता है, जिससे आप लोग पीछे का चीज़ देखते हैं कि साइड से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पीछे हमारे कौन है, वहाँ पे कौन सा मिरर यूज करते हैं, वहाँ पे उत्तल दर्पण का यूज होता है, यानी कि कॉनकेव मिरर का यूज होता है। ठीक है, उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में अगर बात करें, उत्तल दर्पण अधिक क्षेत्र के दृश्य का प्रतिबिंब बना सकता है, यानी कि पीछे हमारे जितने भी ज़्यादातर संख्या में गाड़ियाँ आ रही हैं, दूर तक बहुत ज़्यादा संख्या में, उसकी यहाँ पे दृश्य को हमको दिखा सकता है, जिससे हम आगे चल रहे हैं तो हमारे पीछे कौन कौन आ रहा है, सारी चीज़ें हमारे सामने से देख सकते हैं। अब परीक्षा के यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं हम। प्रकाश की किरणों का किसी वस्तु से टकराकर लौटना प्रकाश की किरणों का परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। एक उच्च कोटि की पॉलिश की हुई चमकीली वस्तु उस पर पड़ने वाली प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देती है, जैसे शीशा हो गया जिसके सामने आप खड़े होकर देखते हैं अपने आप को।
जिसकी सतह चमकीले पदार्थ, आप देखेंगे शीशा जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं उसके पीछे की सतह देखेंगे तो वो पॉलिश की रहती है, जो उस पर पड़ने वाले प्रकाश की अधिकांश किरणों को परावर्तित कर देती है, जिससे आपका फिगर आराम से उसमें शीशे में दिखता है। अब यहाँ पे जो मैं आगे की पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। आपतित किरणें, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होती है? किसी परावर्तित होने वाली सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें आपतित किरणें कहलाती है। अब इसको मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल समझा दूँ। जैसे ये हो गया आपका सतह, ये हो गया, पेंट कर दिया गया नीचे की तरफ से। अब यहाँ पे ये लाइट आ रही है ना, तो ये हो गई आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, जो आ रही है लाइट वो आपतित किरण है, ठीक है, इसे कहते हैं इंसिडेंट रे। और यहाँ पे देखेंगे दूसरा है यहाँ पे परावर्तित किरणें, रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि जो लाइट इस सतह से आ रही है, जो यहाँ पे ये पॉलिश की गई है तो ये रिफ्लेक्ट होगी लाइट, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है इसे कहते हैं परावर्तित किरणें। किसी वस्तु से टकराकर लौटने वाली किरणें परावर्तित किरणें कहलाती हैं। अब आता है नॉर्मल, काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। अभिलंब जिसको कहते हैं, एक काल्पनिक रेखा जो परावर्तित होने वाली सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर प्रकाश की किरण पड़ने के बिंदु पर लंब होती है को अभिलंब या परावर्तित होने वाली सतह पर लंब कहते हैं। अब इसको मैं समझा देता हूँ, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। ये सतह हो गया जिससे हमारा परावर्तन हो रहा है प्रकाश, ये पॉलिश हो गया। ये हो गई आपतित किरण, ये हो गई परावर्तित किरण। लेकिन इसके बीच में एक लंब डाल दें अगर हम सीधी रेखा, तो ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है, इसे कहते हैं नॉर्मल। जो सीधी रेखा है यहाँ पे ये होता है नॉर्मल। आपतन कोण, आपतन कोण को यहाँ पे मैं फिर से इस इमेज को बता दूँ, आ रही है किरण, जा रही किरण, ये हो गया आपका ये नॉर्मल। यहाँ पे जो ये एंगल बना रहा है नॉर्मल से, जो आपकी आपतित किरण है वो आपके नॉर्मल से जो एंगल बना रही है उसको कहते हैं आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसी तरीके से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आता है, जो ये रिफ्लेक्टेड लाइट है जो जा रही है ये आपके नॉर्मल से जो कोण बनाती है इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है आपका, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि जिस एंगल से लाइट आ रही है, परावर्तित हुई लाइट यहाँ पे, ये नॉर्मल से जो एंगल ये बनाती है वो यही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, दोनों एंगल सेम होंगे। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित सभी एक ही तल में होते हैं, यानी कि जो ये आ रही लाइट, जो ये जा रही लाइट, जो ये नॉर्मल है, सभी एक ही एक्सिस पे होंगे, यानी कि एक ही सतह पे होंगे। परावर्तक पृष्ठ के प्रकार, यहाँ पे जो परावर्तक है, ये जो पृष्ठ है जो नीचे हमारा पॉलिश्ड है, इसके प्रकार कई प्रकार के होते हैं, देख लीजिए। परावर्तक पृष्ठ गोलाकार, समान या असमान रूप से मुड़े हुए या समतल किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। गोली दर्पण के बारे में बात करें, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अंदर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोली दर्पण तथा दूसरे बाहर की तरफ परावर्तक पृष्ठ वाले गोली दर्पण। देख लीजिए, एक ये होता है आपका इस तरीके से और एक इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये हिस्सा पॉलिश्ड होता है और इसमें ये हिस्सा पॉलिश्ड होता है, यानी कि जो परावर्तक सरफेस है वो एक इसमें ये होगा और जो इस वाले में है वो यहाँ पे ये परावर्तक पृष्ठ होगा, ठीक है। अब आता है उत्तल दर्पण या फिर उत्तल गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक बाहर की ओर वक्री होता है। आप देखिए ये हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ है, यहाँ पे इससे परावर्तित हो रहा है ये किरण। ये हो गया गोलीय दर्पण उत्तल, ठीक है। इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जैसे चम्मच है, चम्मच आप देखा होगा, चम्मच इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है। तो ये हो गया आपका, अगर पॉलिश्ड होगा तो यहाँ से परावर्तित होगी किरण, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। लेकिन अगर उसी तरह चम्मच को हम उल्टा देखें, ये चम्मच हो गया आपका, अगर यहाँ पे हम इसको पॉलिश कर दें तो हमारा जो लाइट है वो यहाँ से परावर्तित होगी, तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। एक ही चम्मच दोनों प्रकार से काम कर सकता है, बस आप किसको पॉलिश कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखेंगे लेंस के बारे में। अब देखते हैं आवर्धक लेंस, जिसको कहते हैं हेड लेंस, बहुत छोटे प्रिंट को पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है। संभवतः आपने इसका उपयोग कॉकरोच हो गया, केंचुए के शरीर के भागों को देखने के लिए हो गया, सूक्ष्मदर्शी जो भी हैं उसमें लेंसों का प्रयोग किया जाता है। लेंसों का उपयोग व्यापक रूप से अगर बात किया जाए तो चश्मों में, दूरबीनों में, सूक्ष्मदर्शियों में किया जाता है। इसी सूची में लेंस के कुछ अन्य उपयोग जोड़ने का प्रयत्न कर सकते हैं। आप लोग सोच सकते हैं कहाँ कहाँ पे लेंस यूज होता है। वे लेंस जो किनारों की ओर बीच में मोटे प्रतीत होते हैं वो उत्तल लेंस होते हैं। देखेंगे एक लेंस ऐसा होता है, देखेंगे इस तरीके से, ये उत्तल लेंस है। और एक लेंस ऐसा होता है, ये हो गया अवतल लेंस। जहाँ पे किनारे मोटे होते हैं और बीच में पतला, ये अवतल। जहाँ पे किनारे पतले होते हैं बीच में मोटा, ये उत्तल हो गया, ठीक है।
जो किनारों की अपेक्षा बीच में पतले महसूस होते हैं वो अवतल लेंस होते हैं। लेंस पारदर्शी होते हैं, आप सभी को पता, लाइट उससे गुजर सकती है। ऐसी स्थिति में ही उत्तल लेंस को आवर्धित लेंस की भांति उपयोग किया जाता है। यानी कि अब लेंस की बात की जाए तो उत्तल लेंस जो होता है छोटी चीज़ों को बड़ा करके देखने के लिए काम में आता है। अवतल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधे तथा बिंब के साइज से छोटे होते हैं। जो अवतल लेंस होता है, ये वाला लेंस जो होता है, इससे जो हमारा इमेज बनता है वो इमेजिनरी होता है, सीधा बनता है और हमारी जो रियल साइज होती है उसे छोटा बनाता है ये। अब इसके बाद है टॉपिक आपका सूर्य का प्रकाश श्वेत अथवा रंगीन। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि आपको बताना है कि सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है या फिर रंगीन होता है। तो आप सभी को पता है कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप इंद्रधनुष आपने देखा होगा, तब उसका सारे कलर अलग अलग आपको दिखाई देते हैं। यह प्रायः वर्षा के पश्चात दिखलाई देता है। आपको रेनबो के बारे में बता रहा है। जब सूर्य आकाश में क्षितिज के पास होता है, इंद्रधनुष आकाश में अनेक रंगों के एक बड़े धनुष यानी कि आर्क के आकार का इस तरीके से रूप से दिखाई देता है। मोटे तौर पर इंद्रधनुष में 7 वर्ण होते हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। जब साबुन ये आपने देखा होगा, साबुन के बुलबुले, खासतौर से जो कपड़े धोने वाला साबुन आता है, उसको अगर हाथों में हल्का सा लगा के उसको हल्का सा फुलाएंगे ना, तो उसमें भी ये सारे 7 रंग दिखाई देंगे आपको, ध्यान से देखेंगे तो। इसी प्रकार जब प्रकाश किसी सीडी, आपने देखा होगा पहले कॉम्पैक्ट डिस्क आता था जो सीडी प्लेयर में डाल के हम लोग चलाते थे इस तरीके से, उसमें भी अगर प्रकाश लाइट डालते थे तो उसमें भी कई कलर आपको दिखाई देते थे। ठीक है, तो आपको अनेक वर्ण दिखाई देते हैं। सूर्य प्रकाश में 7 वर्ण विद्यमान है। ऐसे प्रकाश को श्वेत प्रकाश भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे परीक्षोपयोगी आपके तथ्य हैं, यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार पृष्ठ दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा होता है, यह आभासी होता है तथा बिंब के समान साइज का होता है। जो समतल आपने शीशे के सामने आपने खुद को देखा है तो वो सीधा बनता है, ऐसा तो नहीं आप शीशे के सामने खड़े हैं तो उल्टा बन जा रहा है आपका इमेज। सीधा बनता है, आपके बराबर का बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पे आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। जैसे शीशे के पास खड़े हैं तो आपका शीशे पे जो इमेज बनेगा वो भी शीशे पे पास में बनेगा। आप दूर खड़े हैं शीशे में तो उसमें भी लगेगा कि हाँ काफ़ी दूर आपका इमेज बन रहा है। अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब आप शीशे के पास काफ़ी निकट में खड़े हो जाएंगे तो जो अवतल दर्पण होता है वो आपका उल्टा इमेज भी बना सकता है। ठीक है, जो तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा या आवर्धित होता है। आवर्धित यानी कि बड़ा हुआ। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा होता है। उत्तल लेंस वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। जब बिंब लेंस के अत्यंत निकट रखा जाए तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आवर्धित होता है। आवर्धित का मतलब मैं बता चुका हूँ, बढ़ा हुआ। जब उत्तल लेंस को वस्तुओं को आवर्धित करके दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है तो उसे आवर्धक लेंस कहते हैं, यानी कि इमेज को बढ़ाने वाला लेंस। अवतल लेंस सदैव सीधा, आभासी तथा साइज में बिंब से छोटा यहाँ पे प्रतिबिंब बनाता है। श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण होता है। अब यहाँ पे आपका 7th क्लास का समाप्त होता है। अब 8th क्लास में जो आपके प्रकाश चैप्टर में है वो सब पढ़ लेते हैं जल्दी से। वस्तुओं का दृश्य बनना, यानी कि जो वस्तुएं होती हैं उसको हम कैसे देख पाते हैं, उसका आकार प्रकार कैसे हमको पता दिखाई देता है। केवल नेत्रों द्वारा हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह उस वस्तु से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। यह प्रकाश वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित हो सकता है या फिर कोई प्रकाश उस पर पड़ रहा है तो वो परावर्तन करके हमारी आंखों में पड़ रहा है तो उसके द्वारा हम उस वस्तु को देखते हैं। दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को परिवर्तित कर देता है। परावर्तन के नियम देख लीजिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये परावर्तन के नियम। दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। पहले बता चुका हूँ, इसके पहले जो स्टार्टिंग क्लास में मैंने बताया था, ये आपका समतल दर्पण हो गया। इस पे जो ये किरण आ रही है ये आपतित किरण होती है और यहीं से जो यहाँ पे आप सभी को पता है यहाँ से परावर्तित होगी तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं, इसे आपतित किरण कहते हैं, इसे नॉर्मल कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, अभी मैंने बताया। कागज पर समतल की स्थिति तथा आपतित या परावर्तन जो किरणें होती हैं उन सभी एक समतल में होती हैं।
यहाँ पे अगर बात की जाए तो समतल पे, ये समतल है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनाता है जो आपका यहाँ पे नॉर्मल होता है, ठीक है, अभिलंब जो होता है। अब इसके आगे देखिए यहाँ पे बताया गया, यहाँ पे इससे क्वेश्चन बन सकता है, आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इंसिडेंट से आई ले लेते हैं यहाँ पे, और परावर्तित जो किरण होती है जो अभिलंब से, उसको हम यहाँ पे कोण आर से डिनोट करते हैं, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे होती है वो। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये बन चुका है, दे देगा कोण आई बराबर कोण आर, दे देगा कोण आई बड़ा है या छोटा है कोण आर से। तो आपको बताना होगा, इस तरीके से 4 ऑप्शन रहेंगे, 5 ऑप्शन रहेंगे, वहाँ पे आपको बताना होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण, आपतन बिंदु तथा पराभिलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी एक तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम भी है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के में वस्तु का बायां भाग दाईं ओर और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है। इस परिघटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं इसको। अब प्रकाश किरण के बारे में देख लीजिए। यहाँ प्रकाश किरण का अस्तित्व एक आदर्शीकरण है। वास्तव में हमें प्रकाश का एक संकीर्ण किरण पुंज प्राप्त होता है जो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे सरलता के लिए हम प्रकाश के संकीर्ण किरण पुंज के लिए किरण शब्द का प्रयोग करते हैं। नियमित या विसरित परावर्तन यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या होता है। यहाँ पे इससे भी क्वेश्चन बन सकता है, नियमित और विसरित परावर्तन किसे कहते हैं? जब सभी समांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती हैं। ठीक है, ये पृष्ठ है, समांतर किरणें आ रही हैं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट हो रही है यानी परावर्तित हो रही हैं तो ये अलग अलग जा रही हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में ही परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। अब यहाँ पे प्रकाश का यहाँ पे देखेंगे विसरित गत्ते जैसी विषम, यहाँ पे विषम ये है, विषनीली विषम है, परावर्ती पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाला परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन क्या होता है? जैसे ये रे आई यहाँ पे इस तरीके से आई तो इधर जब जाएगी तो ये भी एकदम समांतर होगी, लेकिन जो विसरित होती है वो समांतर नहीं होती है। परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित पारदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग, जैसे यहाँ पे आपने एक ये हो गया और एक ये दर्पण हो गया। रिफ्लेक्ट, यहाँ लाइट आई, रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे गई, अब यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी, इधर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिश्ड है सरफेस। तो परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। पारदर्शी में 2 समतल दर्पण उपयोग किए जाते हैं। परिदर्शियों का उपयोग यहाँ पे पनडुब्बियों, टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। बहु प्रतिबिंब यानी कि एक से ज़्यादा प्रतिबिंब, समतल दर्पण किसी वस्तु को केवल एक ही प्रतिबिंब बना सकता है। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पण द्वारा अनेक प्रतिबिंब के बनने की धारणा का उपयोग बहुमूर्तिदर्शी या फिर कैलाइडोस्कोप के में भांति भांति के आकर्षक पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सूर्य का प्रकाश श्वेत रंगीन आपको भी मैंने बताया है, इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी ऊपर ही बताया था मैंने कि 7 रंग के होते हैं। अब नेत्र के बारे में बताया गया, यहाँ पे देखेंगे, नीचे देख लेते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद नेत्र की संरचना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। हम वस्तुओं को केवल तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाला प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करता है। नेत्र हमारी अब प्रवेश कर जाएगा तो जाहिर सी बात है कि दिख रहा है तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो कंडीशन चल रही होगी, कुछ न कुछ तंत्रिकाएँ चल रही होंगी ना, उसी वजह से हमको नेत्र हमारा काम करता है, दिखाई देता है हमको। नेत्र हमारी सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है, क्योंकि हम सबसे पहले देखते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे देखें सबसे ऊपर, नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार होती है, आप सभी को पता है इस तरीके की आकृति होती है, हल्का सा ऐसे होती है, फिर जाके ये पीछे इस तरीके से हो जाती है, तो ये गोलाकार ही है लगभग। नेत्र का बाहरी आवरण सफ़ेद होता है या कठोर होता है ताकि यह नेत्र के आंतरिक भागों की दुर्घटनाओं से बचाव कर सके। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कार्निया कहते हैं, कार्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशियों की संरचना इसमें पाई जाती है, जिसे परितारिका आइरिस कहते हैं इसको। ये हो गई आपकी आँख, यहाँ पे होगा आइरिस, ये हो गया आपका क्या हो गया, कार्निया। आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है
जिसे पुतली कहते हैं। अब आपने देखा होगा, फिर से मैं बना देता हूँ, ये आँख का पूरा हो गया, क्या कहते हैं, कार्निया। इसमें बीच में यहाँ पे हो जाता है आपका आइरिस। इसमें एकदम बीच में देखेंगे यहाँ पे छोटा सा होता है, उसको पुतली कहते हैं। यहीं से हमारे आँखों में लाइट प्रकाश जाती है। पुतली के साइज को यहाँ पे बड़ा, आप देखे होंगे कभी पुतली की साइज बड़ी हो जाती है थोड़ी सी, फिर छोटी हो जाती है, यही बताया गया है। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। जब आपकी आंखों में तेज प्रकाश जाता है तो वो छोटा हो जाता है, जब आपकी आंखों में कम प्रकाश जाता है तो वो बड़ा हो जाता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र हरे हैं तो वास्तव में परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। पुतली के पीछे एक लेंस है जो केंद्र पर मोटा लेंस प्रकाश को आँखों के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना यानी कि दृष्टि पटल कहते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृश्य तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। तंत्रिका कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। पहला शंकु जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं, तथा दूसरा शलाकाएं जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। यानी कि एक होता है शंकु जो होता है वो काफ़ी लाइट ज़्यादा प्रकाश के लिए होता है, और दूसरा यहाँ पे शलाकाएं जो कम प्रकाश के लिए होता है। इसके अतिरिक्त देखें तो शंकु रंगों वर्णों की सूचनाएं भी भेजता है। दृक् तंत्रिकाओं तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार के से यहाँ पे प्रदर्शित किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता, लगभग 1 से 1/16 सेकंड तक बना रहता है। यानी कि 1 सेकंड का 16वां यहाँ पे 1/16वां हिस्सा। इसलिए यदि नेत्र पर प्रति सेकंड 16 या इससे अधिक दर पर किसी गतिशील वस्तु के स्थिर प्रतिबिंब बने तो नेत्र को वह वस्तु चलचित्र की भांति चलती फिरती अनुभव होगी। हम जो चलचित्र देखते हैं वह वास्तव में कुछ भिन्न अनेक चित्रों का उपयुक्त क्रम में पर्दे पर प्रक्षेपण होता है। उन्हें नेत्र के सामने प्रायः 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड यानी कि 16 प्रति सेकंड की दर से अधिक की दर से परिवर्तित होते दिखाई देता है, जिससे हमको लगता है वो चल रहा है। नेत्रों की को बाहरी वस्तुओं के प्रवेश से सुरक्षा देने के लिए प्रकृति ने हमें पलकें दी हैं। पलकें बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोकती हैं। नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जिसकी कि सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं के साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है। वह न्यूनतम दूरी पर जिस पर नेत्र वस्तुओं को स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ परिवर्तित होती रहती है। थोड़ा सा और बचा है, ध्यान से देख लीजिएगा। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। कुछ मनुष्य पास रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, परंतु दूर की वस्तुओं को पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, लेकिन दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। इसके विपरीत कुछ व्यक्ति होते हैं जो वस्तुओं को निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख पाते, दूर की वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं। उचित संशोधन लेंसों के उपयोग द्वारा नेत्रों के इस दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। जैसे आप नज़दीक की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं तो इसे निकट दृष्टि दोष कहेंगे, दूर की चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं उसको दूर दृष्टि दोष कहेंगे। तो उसी के हिसाब से आपको लेंस लगाया जाता है, आंखों में चश्मे लगाए जाते हैं, उससे आपकी ये कमियों को दूर किया जाता है। कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में यहाँ पे नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है। यह नेत्र लेंस के धुंधला हो जाने के कारण होता है। ऐसा होने पर यह कहा जाता है कि नेत्र में मोतियाबिंद विकसित हो गया है। इसके कारण दृष्टि कमज़ोर हो जाती है जो कभी कभी अत्यधिक गंभीर रूप ले लेती है। इस दोष की चिकित्सा संभव है। अपारदर्शी लेंस को हटाकर नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। आधुनिक प्रौद्योगिकी ने इस प्रक्रिया को और सरल एवं सुरक्षित बना दिया है। नेत्रों की देखभाल कैसे करेंगे इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ा सा। यदि भोजन में किसी अवयव का अभाव है तो इससे नेत्रों को भी क्षति हो सकती है। भोजन में विटामिन ए का अभाव होने से नेत्रों में, आप सभी को पता है, विटामिन ए से देखने में कमी दिक्कत आती है। इनमें सबसे अधिक सामान्य रोग रतौंधी होता है, जिससे रातों में देखने में दिक्कत होती है। इसलिए आहार में विटामिन ए युक्त अवयवों को सम्मिलित करना चाहिए। कच्चा यहाँ पे गाजर खाना चाहिए, फूलगोभी, हरी सब्जियाँ जैसे पालक हो गया, कॉड लिवर तेल का यूज करना चाहिए। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है उसमें। अंडे, दूध, दही, पनीर, मक्खन एवं फल जैसे आम तथा पपीता भी विटामिन ए के भरपूर स्रोत होते हैं।
नेत्र विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं कैसे? कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी दृष्टि संबंधी अक्षमता से पीड़ित होते हैं। उनकी वस्तुओं को, जैसे अंधे व्यक्ति जिसको कहते हैं, उनकी वस्तुओं को देखने के लिए सीमित दृष्टि होती है या फिर बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति जन्म से बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। कुछ व्यक्ति किसी बीमारी के कारण अपनी दृष्टि खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति स्पर्श द्वारा अथवा ध्वनियों को ध्यानपूर्वक सुनकर वस्तुओं को पहचानने का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी दूसरी ज्ञानेंद्रियों को अधिक विकसित कर लेते हैं, तथापि अतिरिक्त संसाधन उन्हें अपनी क्षमताओं को और अधिक विकसित करने की यहाँ पे क्षमता विकसित बना देता है। ब्रेल पद्धति होता है, ब्रेल लिपि आप सभी ने देखा होगा, जिसपे एक बोर्ड होता है पढ़ने के लिए, उसमें कुछ दाने दाने से यहाँ पे पैटर्न बने होते हैं अक्षरों के, तो उसको हाथों से टच करके पढ़ ले सकते हैं व्यक्ति। यही ब्रेल पद्धति होती है। नेत्र विकृत व्यक्ति युक्त व्यक्तियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल कहलाता है। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई। सामान्य भाषाओं, गणित तथा वैज्ञानिक विचारों के लिए ब्रेल कोड है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और है बचा, लास्ट 5 मिनट मुश्किल से। ब्रेल पद्धति का उपयोग करके अनेक भारतीय भाषाओं को भी पढ़ा जा सकता है। चाक्षुषी विकृत व्यक्ति ब्रेल पद्धति को अक्षरों से सीखना यहाँ पे प्रारंभ करता है। इसके पश्चात विशेष छापों एवं अक्षरों के संयोजनों को पहचानना सीखने की विधियाँ स्पर्श से पहचानना करने का पर निर्भर करती है। प्रत्येक छाप को स्मरण करना पड़ता है। यहाँ पे ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन के द्वारा तैयार किया जा सकता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ तथा मुद्रण मशीनें विकसित हो गई हैं। तो ये था दोस्तों आज का यहाँ पे पूरा चैप्टर। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और मेरा उद्देश्य है कि एक NCERT हो या फिर SCERT हो, कंबाइंड यहाँ पे आप लोगों की क्लास डेली बेसिस पे चलाई जाए। और अगर वीडियो ऐसे डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी हो। डेली बेसिस पे अगर देखना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।